स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का। पिछले क्लास यानी कि टॉपिक 2 में हमने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक तक का प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि फाइबर आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फाइबर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। तो पिछली क्लास में हमने नेचुरल फाइबर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कॉटन, जूट, वूल और सिल्क को डिस्कस किया था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो ना देखा हो वो उस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि एक तरह से उसी वीडियो का ही ये पार्ट 2 है, टॉपिक 3 आपका। ठीक है, तो पहले आप नेचुरल फाइबर पढ़ लो, उसके बाद आपको सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साइड पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हम अल्टरनेट अपने चैनल पर वीडियोस लाते रहते हैं साइंस के, तो जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर आखिर होता क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर ऐसा फाइबर होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा होता है, जिसमें नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है बहुलक, पॉलीमर। तो ये पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर जो होता है बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ी यूनिट जो बनती है वो आपका पॉलीमर कहलाता है। काफी सारी छोटी यूनिट्स जब हम एक साथ बनाते हैं, चेन क्रिएट करती है, छोटी छोटी यूनिट जब वो चेन क्रिएट करती हैं तब जाके एक बड़ा सा जो यूनिट बनके तैयार होता है वो आपका पॉलीमर यानी कि बहुलक होता है। जैसे सेल्यूलोज जो होती है बड़ी संख्या में ग्लूकोज यूनिट्स द्वारा निर्मित होता है, जो सेल्यूलोज होता है। ठीक है, उसी तरह से एक संश्लेषित रेशा भी जो होता है वो छोटी छोटी यूनिट को जोड़कर बनाएगी एक चेन होती है, और प्रत्येक जो छोटी चेन होती है वो वास्तव में एक क्या होती है, केमिकल सब्सटेंस होती है यानी कि रासायनिक पदार्थ होती है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो मिलकर एक बड़ी एकल इकाई यानी कि यूनिट बनाते हैं, जो आपका पॉलीमर या बहुलक कहलाता है। अब ये जो पॉलीमर होता है ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। जो पॉली का मतलब होता है अनेक, ठीक है, और मर का मतलब होता है भाग या फिर इकाई यानी कि पार्ट या फिर यूनिट। ओके, तो अनेक पार्ट्स को मिलाकर, अनेक यूनिट्स को मिलाकर हम क्या तैयार करते हैं, पॉलीमर। इसके अलावा आता पॉलीमर बहुलक, जो कि बहुत सी इकाइयों से यानी कि काफी यूनिट से मिलकर बनता है, जिसमें एक आपको ये एग्जांपल, ये सेलुलोज बड़ी संख्या में जो है ग्लूकोज इकाइयों का निर्मित रूप होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर की जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, मैंने आपको बताया था कि ये सारे एक सिंथेटिक फाइबर हैं। तो इनमें हम सबसे पहले रेयॉन को देख लेते हैं। रेयॉन जो होता है वो आपका सिल्क की एक कॉपी होता है। ठीक है, देखिए जो आपका सिल्क होता है वो आपका बहुत ही कॉस्टली होता है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। ये जो है रेशम के कीट कोकून से जो है प्राप्त किया जाता है। जो आपका सिल्क होता है वो आपके रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है, और इसका प्रोसेस भी काफी लंबा होता है। और जो कि ये रेशम कीट से प्राप्त होता है इसलिए थोड़ा सा इसका स्लो ही प्रोसेस रहता है, हर जगह ये इजिली अवेलेबल भी नहीं हो पाता, और साथ ही साथ ये बहुत कॉस्टली भी होता है। तो इसलिए जो चाइना के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो सिल्क था उसी के जैसे एक फाइबर बनाने की कोशिश करी, और 19वीं शताब्दी के अंत में जो है उन्होंने एक सिल्क जैसा दिखने वाला एक फाइबर बना लिया, जिसका नाम इन्होंने रेयॉन रखा। ये हूबहू सिल्क जैसा ही लगता था और सारे गुण इसमें जो थे सिल्क वाले ही थे। ठीक है, रेशम कीट की खोज चीन में की गई थी। इसे लंबे समय तक गुप्त रहस्य रखा गया था। रेशम के रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता था। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक रेशम के समान गुणों वाला एक रेशा प्राप्त करने में सफल रहे। ऐसा फाइबर लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त होता था, जिसे रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहा जाता था। रेयॉन एक प्राकृतिक स्रोत लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है, फिर भी एक मानव निर्मित फाइबर है। ये सिल्क से सस्ता है, लेकिन इसे सिल्क के समान बुना जा सकता है। इसे विभिन्न रंगों में भी रंगा जा सकता है। जो रेयॉन होता है वह आपके वुड की लुगदी से बनाया जाता है और कुछ केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है, इसीलिए इसको जो है मानव निर्मित फाइबर यानी कि सिंथेटिक कहा गया है। इसलिए इसको जो है प्राकृतिक सिंथेटिक नहीं कहा गया, यानी कि प्राकृतिक फाइबर नहीं कहा गया है। ओके, तो इसको क्या कहा गया, मानव निर्मित फाइबर कहा गया है, इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर के अंडर में रखा है, नेचुरल फाइबर के अंडर में नहीं रखा। जो बिस्तर की चादरें होती हैं वो रेयॉन में कॉटन को मिक्स करके बनाई जाती हैं, और जो रेयॉन की कालीन और गलीचे होते हैं वह रेयॉन में ऊन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था रेयॉन के बारे में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नायलॉन। नायलॉन, जो कि नायलॉन है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। नायलॉन आपका कोल से, वाटर, एयर से बनाया जाता है। इसे प्रथम पूर्ण रूप से जो है सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है।
नायलॉन बहुत ही लाइट वेटेड, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्थ होता है और साथ ही साथ ये चमकीला और धोने में भी आसान होता है तथा कपड़े बनाने के लिए बहुत पॉपुलर होता है। नायलॉन से मोजे, रस्सी, तंबू, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स, पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रोप्स होती हैं उनको बनाया जाता है। मैंने आपको बताया ना, चूंकि बहुत जो है स्ट्रांग होता है इसलिए इनसे ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। जो आपकी रोप होती है वो नायलॉन की बनाई जाती है, जो आपकी हिली एरिया में चढ़ने के लिए जो रोप्स बनाई जाती है वो भी आपकी नायलॉन की होती है, क्योंकि वो इजीली टूटती नहीं है। आप अगर उसको हाथ से तोड़ना भी चाहोगे ना तो आपका हाथ कट जाएगा, मगर वो रोप नहीं टूटेगी। इसका जो थ्रेड होता है ना, इसका जो नायलॉन का धागा होता है वो एक स्टील के धागे से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो नायलॉन का जो धागा होता है वो स्टील के धागे से भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये था नायलॉन के बारे में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉलिस्टर। देखिए, जो पॉलिस्टर होता है ये भी आपका एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इस फाइबर से क्या किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। जो आपकी स्कूल ड्रेसेस, ऑफिस ड्रेसेस होती हैं वो सारे आपके पॉलिस्टर से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि पॉलिस्टर में जो है जल्दी सिलवटें नहीं बनती। इनसे बने हुए कपड़ों में हमें जल्दी सिलवटें नहीं मिलती हैं देखने को, और साथ में ये धोने में भी बहुत ही आसान होता है। सो ये ड्रेस मटेरियल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम टाइप ऑफ पॉलिस्टर देख लेते हैं, पॉलिस्टर के प्रकार। तो एनसीईआरटी में 2 तरह की फॉर्म्स बताई गई, एक आपकी टेरेलिन और दूसरी आपकी पीईटी। ठीक है, तो टेरेलिन क्या है, यह एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु यानी कि अदर यान के समान बुना जा सकता है। और दूसरा फॉर्म इसमें है पीईटी, जिसको पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट कहा जाता है। यह भी पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म होता है। इसका यूज बॉटल्स, वायर, फिल्म और अन्य उत्पादों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो आपका पॉलिस्टर होता है वो आपका पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना होता है। यह एस्टर नामक एक केमिकल की दोहराई जाने वाली एक यूनिट से बना होता है। जैसे हमने अभी पॉलीमर को पढ़ा था कि काफी सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, इसी तरह एस्टर नामक एक केमिकल होता है जिसकी दोहराई जाने वाली यूनिट से मिलकर बना होता है आपका पॉलिस्टर। एस्टर वह रसायन यानी कि केमिकल है जो फ्रूट की तरह महकते हैं। इनके पॉलीकॉर्ड जैसे नामों से कपड़े बनते हैं और ये 2 प्रकार के फाइबर को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपको पॉलीकॉर्ड बनाना हो तो ये पॉलीएस्टर और कॉटन से मिलकर बनता है जो आपका पॉलीकॉर्ड होता है। पॉलीवूल जो होता है वो आपको पॉलिस्टर एंड वूल से मिलकर बनता है। तो इस तरह से बनते हैं। एक नोट पॉइंट है कि जो सभी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आपके पेट्रोलियम के जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, जिनको उनका यूज करके कई प्रोसेस द्वारा जो है तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर हमारे जो पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल होते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, उनका यूज करके कई प्रोसेस द्वारा जो है सिंथेटिक फाइबर तैयार किया जाता है। इसके बाद है आपका एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है आपका, जो हम लोग सर्दियों में वुलन के कपड़े पहनते हैं, उनकी बेडशीट्स बिछाते हैं, वुलन की चादर ओढ़ते हैं, तो हमको लगता है ये सभी जो है ऊन के बने होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सभी ऊन के नहीं बने होते। वो आपके किसके बने होते हैं, एक्रिलिक के। ठीक है, तो वो आपके एक्रिलिक के बने होते हैं, लेकिन लगते वो किसके हैं, वो ऊन के बने हुए लगते हैं, जो कि आपका ऊन नहीं होता, एक्रिलिक होता है। ठीक है, तो अब हम प्लास्टिक को देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक जो है पॉलीमर है। सभी प्लास्टिकों में यूनिट्स की व्यवस्था एक ही टाइप की नहीं होती, कुछ में ये लीनियर होती है तो अदर में ये क्रॉस लिंक्ड यानी कि तिर्यक होती है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट देख लेते हैं जैसे थर्मोप्लास्टिक। कुछ थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, कुछ प्लास्टिक वस्तुएं आसानी से झुक सकती है, जबकि कुछ जो है जबरदस्ती हम अगर मोड़ते हैं तो वो टूट जाती है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से दूसरे रूप में ढाली जा सकें वह आपकी कैसी होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। जो आसानी से मुड़ सके, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी, ये सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी। ठीक है, पीवीसी जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, और इनका यूज जो है, थर्मोप्लास्टिक का यूज आपका खिलौने, कंघी बनाने में, कंटेनरों, इन सबको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह प्लास्टिक ऐसी होती है जिसे अगर हम एक बार किसी भी आकार में ढाल देते हैं तो हम उसको गर्म करके नर्म नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में जैसे आपका बैकलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया। अब आप सोचोगे बैकलाइट और मेलामाइन क्या होता है, तो इन्हें भी जान लेते हैं। बैकलाइट जो होता है यह ऊष्मा और विद्युत का जो है कुचालक है। इसका यूज जो है बिजली के स्विचेस बनाने में, हैंडल्स जो होते हैं आपके बर्तनों में, जैसे आपके कुकर में हैंडल लगे होते हैं, कढ़ाई में लगे होते हैं, तो उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका, बैकलाइट का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। कोई भी चीज, जैसे हम बर्तन में अगर ये बैकलाइट का जो हैंडल्स लगे होते हैं तो आपका बर्तन गर्म हो जाएगा, मगर ये हैंडल नहीं गर्म होता बैकलाइट का। ठीक है, बैकलाइट का लगा हुआ हैंडल नहीं गर्म होता, तो इसीलिए कहा गया कि विद्युत का जो है कुचालक होता है, हीट का भी। अब अगला है मेलामाइन।
यह एक बहुमुखी सामग्री होता है, यह आग को रोकता है, ठीक है, और अदर प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को बेहतर ढंग से यह सहन कर सकता है। इसका यूज जो है फ्लोर टाइल्स, बर्तन प्रतिरोधी, यानी कि जब आग लग जाते हैं तो जो टीम बुलाई जाती है, वो जो कपड़े पहनते हैं तो वो जो है इसी के बने हुए पहनते हैं, मेलामाइन के, ठीक है। तो मेलामाइन में गर्मी को सहने की अच्छी कैपेसिटी होती है। इसके अलावा जो प्लास्टिक्स होती है वो बहुत ही लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड ड्यूरेबल, यानी कि चिर स्थायी होता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील यानी कि नॉन रिएक्टिव है, और यह एक कंडक्टर यानी कि कुचालक होता है। तो इन 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इनकी बात एनसीईआरटी में की गई है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण। तो जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित यानी कि डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो जैसे हम लोग केले का छिलका हो गया, सेब हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, अपने आप से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, तो ये होते हैं जैव निम्नीकरण, ठीक है। इसके अलावा एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। तो जो पदार्थ आपकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इजिली जो है विघटित यानी कि डिकम्पोज्ड नहीं होता, उसको हम जैव अनिम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो हम कुछ अपघटन उत्पाद की जो है समय सीमा देख लेते हैं। इन सभी से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे एक बार एग्जाम में पूछा था, जैसे 4 से 5 ये दे देंगे और इन्हीं के सामने लिखा होगा 1 ईयर या फिर 2 से 3 हफ्ते या फिर 2 मंथ्स ऐसे लिखा होता है। तो हमें मैचिंग करनी होती है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में जो है डिकम्पोज्ड हो जाती है यानी कि अपघटित हो जाती है। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। पेपर टॉवल जो होता है वो आपका 2 to 4 वीक्स में डिकम्पोज्ड हो जाता है। इसके अलावा जो केले का छिलका होता है वो 2 to 5 वीक्स में होता है डिकम्पोज्ड। इसके अलावा जो अखबार होता है वह 6 वीक्स में। सेब का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो आपका 2 मंथ्स में अपघटित होता है। इसके अलावा जो सिगरेट का ठूंठ होता है वह आपका 1 to 5 ईयर में डिकम्पोज्ड होता है। प्लास्टिक की जो थैली होती है वह आपके 10 to 20 ईयर्स यानी कि 10 से 20 साल में अपघटित होती है। नायलॉन फैब्रिक जो होता है वो 30 से 40 साल में, और एल्यूमिनियम केन जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो केन होती हैं वो आपकी 80 से 200 साल लग जाते हैं डिकम्पोज्ड होने में। इसके अलावा जो कांच की बोतल होती हैं वे आपकी 10 लाख साल तक, और जो आपकी प्लास्टिक कैप्स होती हैं वो जो है 450 से 1000 साल में डिकम्पोज होती हैं। उसके बाद डिस्पोजेबल जो आपके डाइपर्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो आपकी अपघटित होने में 450 साल लग जाते हैं। तो ये थे कुछ अपघटन उत्पाद जिनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी में इन 5 प्रिंसिपल्स की बात कही गई है जिनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो रिड्यूस है पहला, जिसका मतलब होता है उपयोग कम करना, और रीयूज होता है जिसका मतलब है पुनः उपयोग करें। रिसाइकिल हिंदी में पुनः चक्रित करें। रिकवर पुनर्प्राप्त करें। रिफ्यूज मना करें। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, इनका सीक्वेंस याद रखना है आपको। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर से बस इतना ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।